हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोजगार 100% में। और जैसा कि आपको पता ही है, हम इस समय नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को कवर कर लिया है। और आज पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो भारत की महत्वपूर्ण 3 नदी तंत्र हैं उत्तर भारत के, वो आपके आज कवर हो जाएंगे। फिर दक्षिण भारत की नदियाँ बचेंगी, जिनको हम एक क्लास में जिनकी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र आप जानते ही हैं कि एक नदी के साथ जितनी भी नदियां जुड़ी रहती हैं उन सबको मिलाकर तंत्र कहलाता है। ठीक है, जितनी कोई मेन नदी है, इसमें कोई जितनी भी सहायक नदियां हैं, इन सबको मिलाकर बनता है तंत्र। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र को हम देहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को हम देहांग नदी के नाम से भी जानते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र है उसका उद्गम है मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? मानसरोवर झील से। और गिरती कहाँ है? तो हमने गंगा नदी में इसकी बात कर ली थी कि सुंदरबन का डेल्टा जो गंगा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो ये ब्रह्मपुत्र आ रही है, ये मिलकर इस सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिस पर हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली है। ठीक है, आइए। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? मानसरोवर झील से। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल में देहांग के नाम से, अरुणाचल में हम देहांग कहते हैं। ऐसे ही असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। तो बेसिकली ब्रह्मपुत्र के 4 नाम फेमस हैं। और यहाँ से सवाल भी बना है कि अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो देहांग के नाम से। असम घाटी में जब बहती है, असम घाटी में जब ये रैंप घाटी का निर्माण करती है मैदान में, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम से इस नदी को हम जानते हैं। बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है धुबरी के पास से, तो ये वहाँ ये जमुना कहलाती है। यमुना नहीं, जमुना कहलाती है। देखिए, यह यमुना अलग है, ये गंगा की सहायक है। जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर जो इलाहाबाद में संगम पर मिलती है, वो यमुना है, वो यमुना है। और इसको कहते हैं जमुना, इसको कहते हैं जमुना। बेसिकली क्षेत्रीय भाषा में, हमारी जो ब्रज भाषा है, उसमें यमुना को जमुना भी कहा गया है। तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ध्यान रखेंगे कि ये यमुना अलग है और जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के 4 नाम, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में देहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना। असम में ये गुम्फित जल मार्ग का निर्माण करती है। गुम्फित का मतलब होता है जैसे कोई नदी है, ये नदी बह रही है, ठीक है, ये जल है नदी में, तो इधर आ गई, इधर आ गई, फिर ये घूम गई और 2 धाराओं में फिर यहाँ से बट गई ऐसे। तो यहाँ जगह रह जाएगी, यहाँ किसी द्वीप का निर्माण कर दिया, फिर आगे ये कहीं बहने लगी ऐसे, तो ये जल है, इधर भी बट गया, इधर भी बट गया, और फिर ये एक हो गया। तो ये वाला जो मार्ग है, इसको हम सामान्यतः गुम्फित जल मार्ग कहते हैं। गुम्फित जल मार्ग एक बीच में टापू का निर्माण कर देती है, और ये एक फेमस टापू का निर्माण है यहाँ असम में, और इस पर भी हमने चर्चा कर ली है द्वीपों वाली क्लास में। तो माजुली द्वीप का निर्माण करती है ये। ठीक है, आपने द्वीपों वाली क्लास को लिया होगा, पीछे पढ़ा दिए हैं द्वीप आपको। तो माजुली जो द्वीप है, इस समय असम सरकार ने एक जिला घोषित कर रखा है। तो ये कहाँ है? असम में है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप का निर्माण करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। क्योंकि इसके दोनों साइड नदी है, तो यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। तो माजुली द्वीप पर आप ध्यान रखेंगे कि धान की खेती बहुत अच्छे पैमाने पर होती है। ठीक है, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, तो इस पर धान की खेती अच्छे पैमाने पर होती है। क्यों? क्योंकि पानी की कोई कमी है नहीं, दोनों साइड से नदी जा रही है और बालू है, हर साल बाढ़ आती है, नई मिट्टी जमा हो जाती है, जलोढ़। तो जलोढ़ मिट्टी वैसे ही उपजाऊ होती है,
तो यहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छे पैमाने पर की जाती है। तो माजुली द्वीप पर हम चर्चा कर चुके हैं पिछली क्लास में। आइए आगे बढ़ते हैं। असम में ये सदिया से लेकर धोबरी तक मैदानी भाग में बहती है। कहने का मतलब यही है कि जैसे ये सदिया से असम में प्रवेश करेगी और असम में प्रवेश करेगी, सॉरी ये नदी नहीं, ये वाली है। जैसे ये यहाँ से असम में प्रवेश करती है और यहाँ असम में ये सदिया से लेकर धुबरी तक मैदानी भाग में ही बहती है। मैदानी भाग है, इसके उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में कौन सा है, शिलोंग पठार है। पढ़ाया है आपको पठार बेसिकली शिलोंग पठार यहाँ है मेघालय में, और ये वाला हिमालय वाला भाग है ऊपर शिवालिक वाला। तो असम घाटी में जब ये बहती है तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट लिख लेना कि इसके उत्तर में हिमालय है और इसके दक्षिण में शिलोंग का पठार है, इसके दक्षिण में शिलोंग का पठार है। और ये नदी घाटी जो है ये रैंप नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। ये नदी घाटी आसाम में रैंप नदी घाटी के नाम से जानी जाती है। तो रैंप नदी घाटी का निर्माण करती है ये, ठीक है। धुबरी के पास ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही ये बांग्लादेश में यहाँ प्रवेश करती है, यहाँ एक स्थान है धुबरी जो आसाम में है, ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं प्रमुख, दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस, पगलादिया, पिथुमरी, जियाबरेली, धनसिरी, सुबानसिरी, ये इसकी सहायक महत्वपूर्ण नदियां हैं। ये इसकी सहायक महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक नदी यहाँ लिखना भूल गए हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, बराक या मेघना, ठीक है। आप लिख लेना कहीं, इसी को मेंशन कर लेना है इसमें, बराक या मेघना। तो बराक या मेघना, देखो आपको कई सवाल यहाँ से बनते हैं कि जब ये गंगा से मिलती है यहाँ ब्रह्मपुत्र, तब तो कहलाती है ये पद्मा, क्योंकि गंगा को पद्मा कहते हैं बांग्लादेश में, पिछली क्लास में बताया है आपको। और जैसे ही बराक नदी, जैसे ही बराक इसमें मिलती है, ये बराक यहाँ से मिली है, यहाँ पहले ब्रह्मपुत्र मिल जाती है पद्मा से, गंगा से, फिर बराक मिलती है। तो बराक नदी जब मिलती है, या मेघना, इसको मेघना भी कहते हैं, तो कहा जाता है कि ये फिर आगे मेघना के नाम से जानी जाती है, ये फिर आगे मेघना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जब ये डेल्टा का निर्माण करती है तो ये मेघना की वितरकाओं के रूप में करती है। एक बार आइए मैं इसको रिकॉल करके फिर मैं इसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें हैं, 2-3 उनको मैं समझाऊंगा आपको। मैं एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत में इसको सांगपू नदी के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत में बहती हुई अरुणाचल में प्रवेश करती है, और फिर बांग्लादेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मिला हुआ एक डेल्टा है जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं, इस पर बात कर चुके हैं हम। और ये जो माजुली द्वीप का जो निर्माण करती है, इस पर भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान रखना है कि माजुली द्वीप पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है, ठीक है। असम में ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है, गुम्फित जलमार्ग ऐसे, और माजुली द्वीप का निर्माण करती है। असम में ये सदिया से लेकर धुबरी तक मैदानी भाग में बहती है, और ये रैंप घाटी का निर्माण करती है। धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं तो वो बराक या मेघना, दिबांग, देखो दिहांग है ये है यहाँ दिहांग, और ये है दिबांग। तो दिबांग इसकी सहायक है। दिबांग, लोहित, तीस्ता, मानस, पगलादिया, पिथुमारी, जियाबरेली, धनसिरी, सुबानसिरी, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। आइए थोड़ा मैं बात कर लेता हूं इधर। तो याद ध्यान रखो कि जो गंगा है, गंगा यहाँ से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकली है। तो जब गंगा निकलती है और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा जानी जाती है पद्मा के नाम से, गंगा जानी जाती है पद्मा के नाम से। मैंने आपको बताया था कि एक नदी है हुगली जो गंगा की ही वितरिका है,
गंगा में से ही निकली है एक वितरका इधर, तो ये नदी है हुगली। और इसकी जो मेन वितरका है, जो मेन शाखा है, वो चली जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र से मिलकर यहाँ डेल्टा का निर्माण कर देती है। अब कभी कभी सवाल ये पूछता है, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कौन सी चोटी है? नामचा बरवा चोटी, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। जब ये निकली है मानसरोवर झील से, तिब्बत से, तब ये ध्यान से देखो आप, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। कभी कभी ये सवाल बन जाता है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और नामचा बरवा चोटी के उत्तर से यू टर्न लेती हुई ये अरुणाचल में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा के उत्तर से, ऊपरी साइड से यू टर्न लेती हुई अरुणाचल में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ इस नदी को कहते हैं हम सांगपो, और यहाँ कहते हैं हम दिहांग। और जैसे ही ये असम में प्रवेश करती है तो ये जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। अब इसकी जो सहायक नदी है, एक है मानस नदी जो भूटान से आकर इसमें मिल जाती है, एक है तीस्ता नदी, तीस्ता पर भी हमने चर्चा कर ली है, ये जेमू ग्लेशियर से निकली है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, ये भी आप बता चुके हैं। तो जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, और जेमू ग्लेशियर से निकली है तीस्ता नदी, और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। एक सवाल बनता है, लोहित नदी को हम खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। तो एक सवाल बना था एक बार कि निम्न में से किसे खूनी नदी कहते हैं? तो खूनी नदी कहते हैं हम लोहित नदी को, खूनी नदी कहते हैं हम लोहित नदी को, ठीक है। और बराक और मेघना, बराक या मेघना इसमें अंत के रूप, सबसे लास्ट में इससे आकर मिल जाती है। एक सवाल और बनता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो असम में आप देख रहे हैं कि वो पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है, इधर से इधर बहकर आ रही है। तो सवाल ये बनता है कि असम में ब्रह्मपुत्र की दिशा क्या है बहने की? तो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। आप ये पॉइंट लिख लेना कि ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और नामचा बरवा चोटी के उत्तर में बहते हुए यू टर्न लेकर अरुणाचल में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब ये असम घाटी में प्रवेश करती है सदिया के पास से, तो ये मैदानी भागों में बहने लगती है, और इसके उत्तर में है हिमालय और इसके दक्षिण में है शिलोंग का पठार। और असम में ये सदिया से लेकर धुबरी तक बहते हुए, धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जानते हैं, जहां इसे पद्मा नहीं, जमुना, जहां इसे जमुना के नाम से जानते हैं। पद्मा गंगा को कहते हैं, ठीक है, गंगा को कहते हैं पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को कहते हैं जमुना, जहां इसे जमुना के नाम से जानते हैं। और यह गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में वितरिकाओं के रूप में अपना जल गिरा देती है, जहां सुंदरबन के डेल्टा का निर्माण होता है। और सुंदरबन डेल्टा हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब एक यहाँ शब्द लिखा हुआ है नदी बेसिन क्षेत्रफल में। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी सवाल ये बन जाता है कि निम्न में से किस नदी का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, किस नदी बेसिन सबसे अधिक क्षेत्रफल को घेरे हुए है भारत में। तो ध्यान रखेंगे आप, सबसे ज़्यादा है, बड़ा है गंगा का। मतलब कहने का ये है कि गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों ने जितने क्षेत्र को घेर रखा है वो सबसे ज़्यादा घेर रखा है। उसके बाद है सिंधु, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो ये थोड़ा क्रम आप ध्यान रखेंगे, ये चार तो ध्यान ही रखना, 4 से 5 नदियों का क्रम आप ध्यान रखना थोड़ा, कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल घेरे हुए है गंगा, उसके बाद सिंधु, गोदावरी, कृष्णा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो उत्तर भारत की जो महत्वपूर्ण नदियां थीं हमने उन पर चर्चा कर ली है। और एक हम नदियों पर जो महत्वपूर्ण सवाल कभी कभी फैक्ट के रूप में बनता है, उस पर हम सबसे लास्ट में जो बचेगा मिसलेनियस, उस पर हम एक क्लास और बना देंगे। इसके बाद एक क्लास आएगी जिसमें हम दक्षिण भारत की नदियों को कवर कर लेंगे, और उसके बाद एक क्लास मिसलेनियस की जो महत्वपूर्ण नदियों से जुड़े हुए
तथ्य हैं, जिससे आपकी नदियाँ भी एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ कवर हो जाएंगी। और क्लास को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं क्लास को, आप उन तक पहुंचाइए। ठीक है, धन्यवाद।